हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री सेशन। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बैच के भी और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कहा कि सर आप जेईई एडवांस के केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, हम नीट वालों को क्या, नीट वालों को भी कौन प्रोवाइड करेगा। तो उनके लिए ही आज का सेशन है कंप्लीट। इसके अंदर मैं नीट के जो भी क्वेश्चन आए इस साल के 2024 के, आप देख सकते हो थंबनेल के अंदर भी, तो सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वन बाय वन डिटेल के अंदर, ठीक है। और आप देखिएगा ये क्वेश्चन, ये पेपर करके भी मुझे काफी मजा आया, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 90%, 90 to 95% जो चीजें थी वो मैंने पढ़ा रखी थी। अब आप देखोगे अभी जितने भी मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट थे, आप ये कह सकते हो कि जो भी आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे ना, नोट्स के बाहर नीट का पेपर गया ही नहीं। तो अगर आपने नोट्स भी अगर पढ़ के गए हो अच्छे से, अगर आपने साल भर तैयारी की है, तो मतलब आप 95% तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको चीजों को प्रूव करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है नीट पर बेस्ड है, तो नीट के सभी बच्चे इसको देखेंगे ध्यान से। जो उनको भी कुछ डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे, तो मैं उस पर दोबारा से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालांकि क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन केमिस्ट्री की क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ओनली 51 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज द सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ओके, तो इनमें से किसके लिए सेम है, और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ठीक है, तो पहली बात तो अपन देखते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला अच्छे से बताया भी था, आपको सिखाया भी था, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करवाए थे अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग आयंस के लिए। तो जिन्होंने भी नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही ईजी था ये। हमारे पास दे रखा है, देखो Ti3+। अब Ti3+ की अगर हम बात करें तो Ti3+ जो होता है, एटॉमिक नंबर Ti का होता है 22। ठीक है, उसमें 3 आप हटा दो तो 22 के लिए तो क्या हो जाएगा आपका 4s2 और 3d2। 3 हटाओगे तो मतलब ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। तो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं Cr+2 की। Cr+2 की अगर आप बात करो तो जनरल Cr का होता है 24, तो 4s2 3d4 इस तरह से। और बाद में अलग बात है कि अपन इसको इस तरह से लिखते हैं 3d5 4s1, वो अलग चीज है, सबसे मतलब एक्सेप्शन केस आता है ये। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो 2+ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओ, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, Mn+2 की। तो Mn+2 की बात करें तो Mn का होता है 25, यानी कि 3d5 4s2 ऐसा ही कुछ। Mn+2 है तो ये 0 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, हमको बताना है कौन सा सेम है, कौन से दो सेम है या फिर कितने सेम है, ये सारी चीजें। तो अब हम बात करते हैं Fe+2 की। Fe+2 का देखो 26 होता है, तो ये हो जाएगा 3d6 4s2 इस तरह से। तो 2+ का मतलब ये 0 हो गया, तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर n की वैल्यू हो जाएगी 4। कैसे होगी, कैसे होगी जल्दी बताओ। तो देख लो, d का होता है 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने अनपेड हो गए 4। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा हमारा, दैट इज Sc3+। Sc+3 आप जानते हो 21 होता है, तो नॉर्मली कितना हो जाएगा 3d1 4s2 है ना। तो +3 है तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसके पास n की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 0। तो कौन से दो में सेम है, N4 N4, मतलब आपका Cr2+ और Fe2+। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका बी और डी, फर्स्ट आंसर है ना। सिंपल क्वेश्चन, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सारा ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आप टेक्निक जानते हो कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना कोई भी बहुत बड़ी बात
नहीं थी, है ना। तो इसको अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। चलिए, अब तक काफी है। चलिए बढ़ते जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रॉम द सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की हम बात कर रहे हैं। अब आपको पता ही है, जब भी हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकेटायन स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है सबसे स्टेबल होता है। उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 1 डिग्री, ये आप जानते ही हो। लेकिन स्टेबिलिटी कैसे चेक करें? तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले अपन यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद में अपन यूज करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ये सब लिखवा चुका था मैं, नोट्स के अंदर सब मिल जाएगा आपको। और उसके बाद अपन चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इन पे आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको तीनों पे विद एग्जांपल डिटेल वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। अब चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं रहा कहीं पे, ना डबल बॉन्ड है, ना ही कॉन्जुगेशन है, ना ही बेंजीन है, कुछ नहीं है, तो रेजोनेंस को हमने काटा। हम किसको चेक करेंगे? सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन को। ठीक है, चलिए तो ये जो C प्लस है, हमको चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन का नंबर। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और एक H, तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? दैट इज 3। ओके, इसमें चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर देखो, ये 3 ये रहे, 2 5, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 5। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही स्टेबल होगा, सीधी सी बात है ना, इसमें ज्यादा कोई माथाफोड़ी है नहीं, सीधा फैक्चुअल है। सिखाया था मैंने आपको और आपको याद होगा, नोट्स में भी अवेलेबल होगा। मैंने कम से कम 20 से 30 इस पे क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिस के। C प्लस है देखो, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन, ओनली 1। इसमें चेक कर लेते हैं, ये आपका C प्लस, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है 3, तो 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 मैक्सिमम। और जिसमें अल्फा एच मैक्सिमम, अल्फा एच जिसमें मैक्सिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बताइए? मैक्सिमम होगी। सो 4th विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट वगैरह नहीं होगा इसके अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और जो अपन जीओसी पढ़ते हैं, जीओसी का बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर H2O, H2T, H2SC, H2S। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, कायदे से आना चाहिए था। H2O, फिर H2S, फिर H2SC, और 4 H2T। कई लोग ये बोलेंगे कायदे से आना चाहिए था, ये सल्फर लास्ट में क्यों आया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सल्फर जो है ना वो H बॉन्डिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? H बॉन्डिंग करना चाहिए, तो इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आप सल्फर को देखोगे और आप हाइड्रोजन को देखोगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। जी हाँ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 2.4, इसकी होती है 2.1, जिसकी वजह से इनके बीच में एच बॉन्डिंग यानी कि जो एच बॉन्डिंग का जो अट्रैक्शन चाहिए वो हो नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के लिए क्या डिमांड करते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से जुड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो इसका होता है आपका 3.5, जो काफी ज्यादा हाइड्रोजन से। ठीक है, इसलिए इसको उठा के हम नीचे रख देते हैं, इसलिए ये गलत है और ये वाला सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है इसके अंदर। स्टेटमेंट 2 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन other members of group, but due to the presence of extensive H bonding in H2O it has higher bonding point। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। H2O जो होता है उसके अंदर H बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हमको पता ही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, ऑक्सीजन की हाईएस्ट होती है और H की काफी कम होती है, इस वजह से यहाँ पे H बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाता है। और H बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ जाती है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 54। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? मैच वाला क्वेश्चन आ चुका है, मैच तक करेक्ट वाला, मैचिंग कर लेते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बड़ा ही मतलब सिंपल कहूंगा मैं इसको, क्योंकि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और जितने भी क्लासरूम के स्टूडेंट है वो जानते ही होंगे कि मैंने स्ट्रक्चर्स, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं, उसकी ज्योमेट्री शेप कैसे डिफाइन होती है, वीएससीपीआर थ्योरी है ना, सीएफटी थ्योरी, सब पढ़ा था मैंने। और वीएससीपीआर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखो NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 कुछ इस तरह का होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, टीपी, है ना। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। BrF5 की अगर हम बात करें तो BrF5 देखने में ऐसा होता है, सेंटर में Br है, यहाँ पे F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F और यहाँ पर F। तो देखो कैसे शेप बन रही है, स्क्वायर पिरामिडल बन रही है कि नहीं बन रही, देखो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ। ठीक है, फिर हम बात करें XCF4 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है XCF4 का, मतलब बाकी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें माथापूरी करनी नहीं है आपको। तो XCF4 की अगर बात करें तो XCF4 का भी होता है कुछ इस तरह का, XC सेंटर में, फिर F, फिर F और दो आपके पास लोन पे रह गए। ये भी कैसा हो गया आपका, स्क्वायर प्लेनर। तो ये किससे मैच करेगा जी, सेकंड वाले से। फिर हम बात करते हैं SF6 की। तो सेंटर में S हो गया, यहाँ पे F, यहाँ पर F, यहाँ पे F, यहाँ पर F, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का टू, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपने स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करी थी, आपको याद था कैसे करना है, तो क्वेश्चन आपके लिए कौन सा बहुत बड़ी बात नहीं थी आपके लिए। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके 55, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। आपको हीलियम एटम्स बताना था किसमें हाईएस्ट है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको किसी भी कोई भी एटम दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, आपसे पूछे कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको बस ये चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स किसमें हाईएस्ट है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स जिसके अंदर होंगे वही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी दिक्कत वाले बात में नहीं थी। तो फर्स्ट वाले में देखिए 4 मोल्स है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर निकालने के लिए, नंबर कैसे निकालते हैं, दैट इज मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4Na। ठीक है, और 4U की बात करें तो 4U का मतलब हो गया इसके मोल्स कम है। हाँ 4U तो एक एटम की बात कर रहा है ना, तो एक एटम का मतलब हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1। ठीक है, 4 ग्राम की बात कर रहा है तो 4 ग्राम में देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 मोल, ये 1 मोल हो जाएगा। ये 2.27 लीटर्स के अंदर है, अगर मैं इसका मोल निकालूं तो हो जाएगा 2.27 अपॉन 22.4, अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोल आएगा। तो बहुत ही कम हो गया, दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका फर्स्ट। ठीक है, तो जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, दोबारा सीख लो, मॉलिक्यूल दिया जाए, एटम दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर होंगे, तो बस आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री इस बार बहुत ही इजी दी है ना। मतलब जो मेजोरिटी में रिव्यू सुना है मेरे बच्चों से जिन्होंने एग्जाम दिया था कि सर केमिस्ट्री बहुत इजी थी, बायो ऑब्वियसली बात है हमेशा की टफ ही आती है। तो जिन लोगों ने बायो के अंदर अच्छी मेहनत की है, डीप में नॉलेज गेन करी है, पढ़ा है, तो उनका तो आराम से सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना आपको ये रोकेगी नहीं, केमिस्ट्री आपके लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी। देखो 56 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, तो 56 भाई साहब बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सा रिएजेंट सही है इस रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन को ध्यान से आप देखो तो एल्कीन इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड। देखो चेक करो, तो एल्कीन को अगर मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में H2 दे रखा है, मतलब एसिडिक वाटर दे रखा है। एसिडिक वाटर कन्वर्ट कर देगा इसको अल्कोहल के अंदर, वो 2 डिग्री अल्कोहल में। मतलब यहाँ पे एक OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो जैसे आप CrO3 डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, नहीं ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं BH3 फिर H2O2 OH। चलो करके बताता हूँ मैं आपको इसको।
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपने इसके अंदर क्या डाला, BH3 पहले, और फिर आपने इसके अंदर डाल दिया H2O2 और साथ में OH माइनस। अभी कौन सी रिएक्शन है याद करो, मैंने सिखाया था आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो OH अटैक करेगा यहाँ पर, H अटैक करेगा यहाँ पर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद में वो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक है जी, ओके। इसके बाद में पीसीसी डालते ऑक्सीडेशन होगा, और जब पीसीसी आप इसके अंदर डालोगे तो पीसीसी डालते ही ये जो कंपाउंड है आपका H और यहाँ से H, ये बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा, क्योंकि पीसीसी हमेशा अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये खासियत है पीसीसी की। CH2 ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड वाले के अंदर तो ये बनेगा, ऑब्वियसली बात है, सेम ही चीज है ये, तो यहाँ तक तो बनेगा, सही है। लेकिन इसमें लास्ट में अल्कलाइन KMnO4 H3O+ दे दिया, और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसके अंदर, COOH के अंदर, जो हमें नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखो H2O+, H2OH+, ये हो गया तुम्हारा एसिडिक वाटर, जो कि अल्कोहल बनाएगा, पीसीसी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, ये भी नहीं होगा, गलत है ये। ठीक है, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये बनाएगा एल्डिहाइड, लेकिन बीच में बनाएगा ये, मतलब यहाँ पे OH जुड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका OH, हाँ, तो ये भी गलत हो गया, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको रिएजेंट याद करना था। अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और पीसीसी के बारे में पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, आपके नोट्स में अवेलेबल है, चेक कर सकते हो आप सारे के सारे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे तो मतलब टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर किसके अंदर है, ये रहा, तो एक का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। आइसोकोरिक की अगर बात करें तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो बी का 4। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये क्या, ये गलत हो गया, सॉरी सॉरी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम होता है ना, तो मैंने वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर को कर दिया, सॉरी। ये आ जाएगा थर्ड इस तरह से, और बेरिक के अंदर आ जाएगा ये फोर्थ। और एडियाबेटिक के अंदर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता नहीं है, इसलिए 1। दैट्स व्हाई ए का हो जाएगा जी आपका, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा 4, और डी का 1, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, सिंपल चीज है, आपको मालूम ही है। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेसिक सवाल, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था और नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी नोट्स में से था। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। बहुत ही बढ़िया, अल्कोहल का चैप्टर निकाल लो, क्वेश्चन नंबर क्लास 12 का अल्कोहल फिनॉल ईथर है ना, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, उसमें लुकास रिएजेंट मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लुकास रिएजेंट की बात करते हैं तो लुकास रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है किससे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में ZnCl2 से। ठीक है, और इन दोनों का जब आप यूज करते हो तो लुकास रिएजेंट की जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कौन से डिग्री का अल्कोहल है, तो लुकास रिएजेंट 3 डिग्री से तुरंत रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री से करता है, फिर 1 डिग्री से करता है। मतलब इंस्टेंटली किससे रिएक्ट करेगा, केवल 3 डिग्री से। मतलब मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कौन से डिग्री का अल्कोहल ढूंढना पड़ेगा, 3 डिग्री का, सिंपल सी बात है। तो ये तो 1 डिग्री का हो गया फर्स्ट वाला, ये आपका ये 2 डिग्री का हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, और ये देखो 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉम्पोजिशन उसका, और कौन सा अल्कोहल इससे रिएक्ट करता है, क्योंकि अल्कोहल की पहचान के लिए पहचान करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, तो 3 डिग्री का सबसे जल्दी इसका यूज करता है, इमीडिएटली रिएक्ट करता है मतलब। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 59, केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही बेसिक सा सवाल। ये बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। देखिए, हमने केपी केसी का रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूं।
केपी केसी का जो रिलेशन हम देखें तो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। और आप चाहते हो कि केपी केसी के इक्वल हो जाए, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू जैसे जीरो होगी तो आरटी जीरो हो गया, आरटी जीरो मतलब 1 हो गया, यानी कि केपी बराबर किसके हो जाएगा, केसी के। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, केपी केसी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मुझे डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। ओके, चेक करते हैं फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे एक मोल्स, यहाँ पे एक मोल्स, यहाँ पे एक मोल्स। तो डेल्टा एनजी क्या हो गया, दैट इज 2 - 1 यानी कि 1। डेल्टा एनजी क्या होता है आपको मालूम है ना, डेल्टा एनजी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वही कर रहे हैं हम लोग, नई चीज कोई चीज कर रहा मैं। H2 में देखते हैं सेकंड वाले के अंदर, ये तो ऑप्शन क्या हो गया, नॉट इक्वल बोल रहा है ना ये, तो ये होना चाहिए क्योंकि जीरो नहीं है। ठीक है, सेकंड सेकंड देख लेते हैं, 1 1 यहाँ पे 2, 2 - 2 0, यहाँ पे जीरो हो गया, तो एनजी बराबर जीरो, और जीरो नहीं चाहिए मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सीओ देख लो, 1 1 1 1, तो 2 - 2 0, ये भी गलत हो गया। 2 1 1, तो 2 - 2 0, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया इसके अंदर आपका 1, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और हमको क्या चाहिए, डेल्टा एनजी जीरो नहीं चाहिए, ताकि केपी केसी इक्वल ना हो। ठीक है, बेसिक सवाल है ना, पढ़ा था अपन ने, स्टार्टिंग में पढ़ते ही सब चीजें, तो हमको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का नोट्स खोल लेना, पहले पन्ने पे मिल जाएगा ये चीज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 60 मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया वापस से। क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर, नील्स बोर की थ्योरी खत्म करने के बाद में, रदरफोर्ड पढ़ने के बाद में हमने इसी चीजें पढ़ी थी, क्वांटम नंबर्स क्या होता है। किसी भी एटम का अगर आपको एड्रेस जानना है, लोकेशन जाननी है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की, तो आपको क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, एम एल है, एम एस है, एल है और एन है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे एन तो क्या बताता है, एन बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, आपको मालूम ही है, सबसे पहले चीज हम ये पढ़ाते हैं। एल बताता है आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस की बात करें तो स्पिन की बात करता है, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो एल क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। बस काम खत्म। तो चेक कर लो, तो ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ में, बी मैच कर रहा है फोर्थ के साथ में, और सी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ में। ठीक है, सी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ में, शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना। ठीक है, सी का, तो सी वो फर्स्ट है ही नहीं, ये रहा। हाँ ये सी फर्स्ट और डी हो जाएगा 2। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, ए थर्ड, बी 4, सी 1 और ये, हाँ बिल्कुल। ओके जी, बहुत ही बेसिक सवाल, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज पे डिटेल वीडियो चाहिए कि मुझे क्वांटम समझ में नहीं आया, आप मुझे पढ़ा दो, पढ़ा देंगे यार, वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक बेशरम होके नहीं बोलोगे ना, तब तक आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं। अगर आप नहीं बोलोगे कोई और बोलेगा, तो उनकी मैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस तरह से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये मैंने पढ़ाया था आपको एनिलीन वाले चैप्टर के अंदर, नोट्स ओपन कर सकते हो आप। मैंने आपको बताया था कि एनिलीन जो होता है वो, उसकी जब आप उसका एल्काइलेशन करते हो, मतलब उसके अंदर जब आप CH3Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डालते हो, तो AlCl3 क्या है आपका, AlCl3 आपका खुद एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्या है, रिचनेस। तो AlCl3 किस रिएक्ट कर जाता है, नाइट्रोजन के साथ में, और जब ये रिएक्ट करता है तो आपको एक बनता है इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से, बीच में NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, ऐसा कुछ बनता है। और जैसे AlCl3 इस पे आता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेता है, तो NH2 पे जैसे ही प्लस चार्ज आया, तो ये प्लस चार्ज रिंग को कर देता है डीएक्टिवेट, और ऑर्थो और पैरा पे क्या नहीं बनते, आपके प्रोडक्ट नहीं बनते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 2, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, बिल्कुल। अगर आपने गैब्रियल सिंथेसिस पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, एनिलीन का चैप्टर ही ले लो, प्रिपरेशन ऑफ एमीन के अंदर, गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था, इसका पूरा नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, है ना, नोट्स चेक कर लेना। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस केवल किसकी बात करता है, वो बात करता है प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन ओनली, मतलब RNH2। इससे आप किसी भी तरह का एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। 1 डिग्री एमीन का मतलब हो गया आप केवल बना सकते हो उससे एलिफेटिक एमीन।
ये सबसे पहला पॉइंट मैं लिखवाता हूँ गैब्रिएल के अंदर कि पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन थे। अब अगर नोट्स में सारी चीजें आ रही है फिर तो केमिस्ट्री में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखो आपको पता ही है, सॉरी किसमें प्रेजेंट होगा, मैंने नहीं पढ़ लिया, किसमें प्रेजेंट होगा। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा एक ही डेफिनेशन होती है कि एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में क्या हो रही है, एच बॉन्डिंग हो रही है। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एच बॉन्डिंग करने में तो इंटर हो जाएगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इंट्रा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को अगर आप चेक करो तो फर्स्ट वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे देखिए बनाना एच बॉन्डिंग, इंट्रा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि देखो डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कट जाएगा। थर्ड में देखो मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो ये भी ज्यादा है तो ये भी कट जाएगा। और 4F में इंट्रा नहीं होता, इंटर होता है। मैंने इस तरह से आपको बना के भी दिखाया था, नोट्स में सब मिल जाएगा आपको, नोट्स चेक कर लो। इस चीज तो ये भी कट गया, तो इंटर नहीं चाहिए हमको, इंट्रा चाहिए, तो ए विल बी द राइट आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 63, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। अगर ये सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपर का मतलब हो जाता है गैस, और सॉलिड से अगर कोई चीज गैस बनती है तो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। बोलते ही नहीं बोलते, तो मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज है, छिड़की वाली चीज है। तो टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन, ऑब्वियसली बात है सेकंड सब्लिमेशन हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है टेक्निक प्योरीफाई करने के लिए। तो अगर वो सॉलिड टू वेपर बन रहा है, सीधा गैस ही बन रहा है, तो सब्लिमेशन मैसेज अपन अलग कर लेंगे उसको, क्या दिक्कत है ना। तो मतलब देखो कितना मतलब मासूम सा सवाल दिया था ये, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो मुझे काफी खुशी है कि मतलब जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर बहुत ही इजी था, जो मतलब जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बढ़िया पेपर। 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी का मतलब होता है आपको पता ही है, एस की हम बात कर रहे हैं। और एंट्रोपी की चीज पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी डिपेंड करती है आपकी रैंडमनेस पे। अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब रैंडमनेस भी क्या होगा, रैंडमनेस ये भी बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। लिक्विड जो है वो वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए डेल्टा एस तो बढ़ेगा भैया, साफ सीधी बात है। इंक्रीज बोल रहा है तो ए ऑप्शन तो है। भी देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम, टेम्परेचर कम कर दिया आपने 130 से 0। जब आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो एंट्रोपी भी कम हो जाती है, क्योंकि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सिखाया था मैंने आपको, थर्मोडायनेमिक्स निकाल लो इंट्रोडक्शन, उसमें मिल जाएगा। ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी वाले के अंदर रिएक्शन दे रखी है आपको, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, सॉलिड से गैस बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, सिंपल। ये भी गैस में है, ये भी गैस में, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करना, क्या, Cl2 का मतलब हो गया मॉलिक्यूल और Cl का मतलब हो गया एटम। तो जब भी हम लोग मॉलिक्यूल से एटम की तरफ बढ़ते हैं या मॉलिक्यूल से एटम बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप क्या कर रहे हो, एटम्स को फ्री कर रहे हो, उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है, तो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ACD, थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, तो एंट्रोपी पे बहुत ही मतलब मासूमी सा सवाल था ये, और ये आपको गलत नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 65 क्या बोल रहा है, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स व्हिच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे 16 ग्रुप के अंदर आपको पता ही है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है और पोलोनियम आता है। और आपको पता है कि जब भी अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो -2 जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो तो ऑक्सीजन का हो सकता है क्योंकि सबसे टॉप पर है, और सल्फर का भी हो सकता है, लेकिन जितना नीचे आओगे तो -2 की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो कौन बिल्कुल ही शो नहीं करेगा, वो है पोलोनियम। जो जितना नीचे होगा वो -2 शो नहीं करेगा, दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2।
ओके, लिस्ट वन लिस्ट टू फैराडे की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो ए वाले की बात करते हैं पहले। तो बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, दिखने में बस थोड़ा सा टफ लगता है बस ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहचानना था कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा उतने फैराडे मतलब काम आते हैं। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, H2O कन्वर्ट हो रहा है O2 के अंदर, तो आपको पता है कि H2O में ऑक्सीजन होता है -2 और ये होता है 0। तो -2 से 0 में जाने का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे, सिंपल। और मोल भी देखो 1 है, तो ये मैच कर जाएगा 1 से, सॉरी 2 से। फर्स्ट ए का हो जाएगा 2। फिर बात करते हैं MnO4 माइनस, ये भी 1 मोल ही है, ये भी 1 मोल था, तो ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 के अंदर। तो यहाँ पे Mn का देखो +7 है, तो +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 5 इलेक्ट्रॉन, और 1 ही मोल है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लिए मतलब कितने फैराडे, 5 फैराडे भाई। ज्यादा गणित लगानी नहीं है अपने को। अगला देखो, ये बोल रहा है 1.5 मोल है कैल्शियम के फ्रॉम मोल्टन CaCl2, ठीक है। तो आपने CaCl2 से बनाया Ca, आपको पता है कि Ca तो 0 होता है, और Ca ये वाला जो है कैल्शियम क्लोराइड वाला वो +2 होता है, तो +2 से 0 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने। तो 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो 1.5 मोल कितना लेगा, तो 1.5 × 2 यानी कि 3 मोल, ठीक है। और 3 मोल का मतलब हो गया कि फैराडे कितना चाहिए अपन को, 3 फैराडे चाहिए। इसका मतलब कहाँ गया, ये रहा फर्स्ट, सी का फर्स्ट। फिर हम बात करते हैं FeO और Fe2O3, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो FeO से Fe2O3, ये +2 है, ये +3 है, +2 से +3 का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, तो 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, ये हो गया थर्ड, सिंपल कैलकुलेशन। तो ए का हो जाएगा जी 2, ठीक है, ए का 2, और बी का क्या है 4, बी का 4, ए का 2 बी का 4, ये रहा फर्स्ट, सी का 1 और डी का थर्ड, इस तरह से। ओके, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये, बहुत इजी था, और आप इसको कर लिया होगा आपने। मैक्सिमम बच्चों ने तो कहा कि ये कर लिया था, क्योंकि ज्यादा मुश्किल था नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन ही निकालने थे, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो उतनी फैराडे हमको यूज करनी। अगला जी, अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको चार्ट बनवाया था, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि फ्लोरीन जो होता है उसका होता है हाईएस्ट, दैट इज 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। हम बात कर रहे हैं पॉलिंग स्केल की, पॉलिंग स्केल मैंने आपको सिखाया था, बनवाया भी था, मेथड बताया था मैंने, तो नोट्स आप चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा, ये है चैप्टर आपका, मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का होता है 3.5, ये सब लिखवाया था मैंने। और फिर आता है नाइट्रोजन का, इसका होता है 3, फिर आता है, और क्लोरीन का भी 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है। फिर हम बात करते हैं कार्बन की, तो इसका होता है 2.5, सिलिकॉन का मैंने लिखवाया था, दैट इज 2.4 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 2.4 होता है इसका। तो देख लो अब किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। हमको बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका है, सिलिकॉन, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन। कहाँ दिख रहा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ ये फर्स्ट आ गया आंसर, है कि नहीं। तो अगर आपने चार्ट याद कर रखा है पॉलिंग स्केल का, जो मैंने लिखवाया था नोट्स के अंदर, तो क्वेश्चन मतलब सेकंड भी नहीं टिकता आपसे, तुरंत कर देते इसको आप, और किया भी बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए IUPAC से आ चुका है, C6H14, वो बोल रहा है 2 टर्शरी कार्बन है, तो इसको फालतू कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ड्यू निकालने लग जाते हैं, बेवकूफी है, ड्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप इन चारों का स्ट्रक्चर बना लो और देख लो कहाँ पे आपको टर्शरी कार्बन दिख रहा है, वो भी 2, आंसर आ जाएगा। पहले वाले को देखो आप, N हेक्सेन है, 2 4 6, ये N हेक्सेन होता है, कहाँ दिख रहा है, इसमें ब्रांचिंग ही नहीं है। सेकंड वाले को देखो, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 3 4 5, 2 मिथाइल, तो ये 3 डिग्री हो गया, लेकिन दूसरा नहीं है, हमको 2 चाहिए, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ये रहा, 3 मिथाइल ये रहा, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये आ गया आंसर थर्ड। फोर्थ चेक कर लो, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2 2 का मतलब ये तो 4 डिग्री हो गया, ये गलत है, ठीक है जी। तो ड्यू ये कुछ मत निकालो, स्ट्रक्चर बनाओ और
आंसर दो तुरंत। यही तो नीट है, नीट का एग्जाम इसलिए, नीट की केमिस्ट्री इसलिए बढ़िया आती है क्योंकि सब इसमें मैक्सिमम लोग उसको कर ले जाते हैं अगर उन्होंने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं। तो जिनके पास भी क्लास नोट्स हैं, अच्छे से पढ़े हैं, उनका रिजल्ट हमेशा केमिस्ट्री में बढ़िया ही होता है, विदाउट एनी टेंशन। ओके जी, 69 क्वेश्चन फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, बेनेडिक्ट बताया था मैंने, फेलिंग बताया था, टॉलेंस बताया था, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, शिफ्ट्स बताया था मैंने। इस तरह से बहुत सारे आपको सॉल्यूशन बताए थे जो टेस्ट के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेलिंग की, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फेलिंग की बात करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन दो अलग अलग सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए बनता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट से, और फेलिंग बी बनता है रॉशियल सॉल्ट से, मतलब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये केवल फेलिंग ए की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट। एल्काइन गलत है इसके अंदर, रॉशियल सॉल्ट तो फेलिंग बी हो गया, ये भी गलत है, और सोडियम नाइट्राइट को यूज नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किस बिहाफ पे कैलकुलेट होता है। तो याद करो वो दिन जब हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। क्या होता है वैसे फॉर्मूला, दैट इज log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू TA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हो अगर आपके पास में दो डिफरेंट रिएक्शंस है और टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर अगर होगा तो आप एक्टिवेशन एनर्जी आराम से निकाल सकते हो। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है जी, तो बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब पूरा फैक्ट है, मन से भी नहीं कि मन से अपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है। और जो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सारे ऑथेंटिक है, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है सबके पास जाते हैं, जो टॉपर्स उनके पास भी जाते हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास भी जाते हैं। तो मतलब गलत बताने का चांस ही नहीं है। एक बच्चे ने कहा था सर आपके आंसर गलत हुए, तो कोई चांस नहीं है। अगर गलत होता तो मैं यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं करता। गाली थोड़ी सुननी है मेरे को, आजकल तो सब लोग गाली देते हैं, तो गाली नहीं सुननी है, इसलिए डोंट, चिंता मत करो, सारे आंसर सही है, मैच कर सकते हो आंसर की से आप चाहो तो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। प्लॉट बोल रहा है, वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपके केमिकल काइनेटिक्स वाला। तो ln k और 1/t के बीच में आपको बताना है। तो आरएनएस इक्वेशन लाएंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे पूछ भी रहा है, कह भी रहा है। तो आरएनएस इक्वेशन आप जानते हो हम लोग किस तरह से लिखते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपको आरएनएस इक्वेशन लिखना होगा तो आप इसको लिखोगे, एनसीईआरटी में गिवन है ये, दैट इज k इज इक्वल्स टू a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन RT। नेचुरल लॉग लेंगे तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस e अपॉन RT। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूं, तो ln k इज इक्वल्स टू माइनस e अपॉन r 1 अपॉन t प्लस ln a। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मूला आपका y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के जैसा नहीं लग रहा है ना, तो बस ग्राफ प्लॉट कर देने का, इतना सोचने का नहीं। ग्राफ प्लॉट करें, चलो करते हैं। तो y पे क्या है ln k, x पे क्या है 1/t, और ग्राफ m देखो स्लोप नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ln a इंटरसेप्ट। तो कौन सा मैच कर रहा है ग्राफ से, फोर्थ। आंसर आ गया इसके अंदर फोर्थ, है कि नहीं। तो मतलब ये ग्राफ वगैरह जो हमने बनाए थे, बनाना सीखा था हमने, वो सारा देखो यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। इसलिए मैं बार बार मतलब इतना खुश हो रहा था और कह रहा था आपको कि नोट्स से बाहर कुछ नहीं गया है, कुछ भी नहीं, 95% नोट्स है। एक दो क्वेश्चन मिलेगा जो थोड़ा सा नोट्स के बाहर है, वो भी अपन चेक कर लेंगे, तो वो तो छोड़ने का ही होता है, मैंने बताया था, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। 72, रिएक्शन और रिएजेंट। अच्छा, तो रिएक्शन आपको दे रखे, आपको पहचानना है कि कौन सा रिएजेंट अपन यूज करें ताकि वो हमको मिल जाए। ओके, तो ए वाले की अगर हम बात करें तो आपके पास में डबल बॉन्ड है, एल्कीन है आपके पास में, और एल्कीन को बना रहे हो किसके अंदर आप, कीटोन के अंदर। तो करना कुछ नहीं है, आपको यूज करना है इसमें, आपको करना पड़ेगा ओजोनोलिसिस। जब ओजोनोलिसिस करोगे
तो ये बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O। ये मैंने बताया था ना कि जैसे ही बॉन्ड टूटा, इधर वो लगा तो इधर वो लगा, तो काम खत्म। तो ए वाला किससे मैच करेगा? ए वाला मैच करेगा फोर्थ से, ए का फोर्थ। ठीक है, बी की बात करते हैं। बेंजीन से आप बना रहे हो ये, तो बेंजीन से जब आप बनाओगे तो आप फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवा सकते हो। ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे COCl के साथ में, तो HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H है ही, HCl बाहर, और चूंकि आपने यहाँ पे यूज किया AlCl3, तो ऑब्वियस बात है बाहर निकलेगा ही, और ये पूरा C जुड़ जाएगा बेंजीन की रिंग से, यानी कि C डबल बॉन्ड O इस तरह से। ओके, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो B का हो जाएगा जी 1, तो A का 4, B का 1। C देखो, एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर? कीटोन में, और एल्कोहल को कीटोन में आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपने इसको, इसका क्या किया आपने? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रीजन कौन है इसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग वाला? CrO3 है ना, ये मैंने सिखाया था आपको। एल्कोहल को अगर आप चाहते हो कि सीधा कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? कार्बोनिक कंपाउंड के अंदर, तो ऑक्सीडेशन कर देने का तुरंत। PCC वगैरह ये सब काम करते हैं। डी वाले के अंदर आपके पास में एल्केन है, एल्केन को कन्वर्ट कर रहे हो आप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के अंदर। अच्छा, तो अगर आप चाहते हो कि एल्केन को आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, तो आपको बस यूज करना है एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। तो डी का हो जाएगा जी आपका 3rd। ठीक है, डी का हो जाएगा आपका 3rd। तो अगर हम चेक करें इसको, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3rd। तो 3rd आंसर आ गया जी, देखो है कि नहीं बढ़िया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। चैप्टर फर्स्ट है ये, 12th क्लास की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। मैंने आपको बताया था SN1 SN2 रिएक्शन, और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। तो आपको पता ही है कि जब भी अपन SN1 की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कार्बोकेटायन को। कार्बोकेटायन कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए? 3 डिग्री का। ठीक है, वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। और अगर 3 डिग्री का ना भी हो तो भी उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होनी चाहिए, स्टेबिलिटी हाईएस्ट। ये हमने सीखा था, है ना, नोट्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो देखो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो ये तो 1 डिग्री हो गया। जैसे Br यहाँ से निकालोगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से Br हटेगा तो 2 डिग्री बन जाएगा ये। ओके, यहाँ से हटाओगे तो हट नहीं सकता क्योंकि बेंजीन की रिंग है, तो ये तो SN1 देगा ही नहीं। यहाँ पे देखें तो ये हटाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो प्लस बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। कैसे? जैसे आपने Br को हटाया, CH3 यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव कौन स्टेबलाइज करेगा? बेंजीन का ये कार्बन, डबल बॉन्ड, और क्या मिलेगा आपको? है कि नहीं? फिर इस तरह से बॉन्ड इस तरह से घूमता रहेगा, आपको पता ही है। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए 4th विल बी द राइट आंसर। तो आपको 3 डिग्री नहीं देखना, आपको देखना है कि स्टेबिलिटी हाईएस्ट है कि नहीं कार्बोकेटायन की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 74, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन? मैंने आपको सिखाया था रेडॉक्स रिएक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। Zn यहाँ पे +2 है, सॉरी 0 है, नॉट +2, और ये कन्वर्ट हो रहा है +2 के अंदर। और ये पूछ रहा है नहीं होना चाहिए नॉट, तो नॉट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। Cl देखो यहाँ पे +5 है, +5 तो किसमें जा रहा है? 0 में, तो कन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल। क्या हो रहा है इसका? इसका हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है इसका, ये भी क्रॉस हो गया, कुछ नहीं होना चाहिए। H2 0 है, Cl2 0 है, लेकिन H2 बन जाता है +1, Cl बन जाता है -1, चेंज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ को देखो +2 Ba है, यहाँ भी +2 Ba है, Cl -1, Cl -1, सोडियम +1, सोडियम +1, सल्फर +6, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और जब कुछ भी चेंज नहीं होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए 4th विल बी द राइट आंसर। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं और तुम उसको छोड़ दोगे तो ये चीज एक्सेप्टेबल है?
नहीं है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 75 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन उस तरह से होता है, आइसोपेंटेन उस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 है ना। नियोपेंटेन इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5। ये नहीं आएगा, एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये पूरा ही काटना पड़ेगा, ये नियोपेंटेन। अब मुझे बात बताओ, क्या जब अपन यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, और जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो मैंने क्या सिखाया था कि ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट टू क्या होता है? व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर अटेन द शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट ड्यू टू व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर वीक, thereby lowering the volume। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, ज्यादा इसमें माथा फोड़े करनी नहीं थी आपको। असर्शन रीजन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन इसमें असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट है, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करे जाओगे। वापस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है कि बोथ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफरेंट इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। ऑक्टाहेड्रल तो है, और ऑक्टाहेड्रल क्यों है? क्योंकि दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, और 6 वाले सारे ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। लेकिन हमको चेक करना है कि मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। चलो तो बात कर लेते हैं ना एक बार। तो CO जो होता है यहाँ पे +3 कंडीशन में है, और कार्बोनेट आपको पता ही है, सॉरी कोबाल्ट जो आपको पता ही है वो होता है 27, यानी कि 3d7 4s2, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3d6 4s0। तो 3d6 को देख लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। NH3 जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, तो क्या करेगा? सबको एक तरफ कर देगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते आप, मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। लेकिन फ्लोरीन वीक फील्ड का लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, एन की वैल्यू 4, तो इसका निकल सकता है। इसका मतलब दोनों डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, सही स्टेटमेंट है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये, केमिकल बॉन्डिंग को जोड़ लो किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि NH3 6 डायमैग्नेटिक है। हाँ सही है, बिल्कुल है, क्योंकि एन की वैल्यू 0 है, और ये पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्मार्टली कैसे कोऑर्डिनेशन से जोड़ा और आंसर निकाल दिया, ये तुम देख ही सकते हो। ओके जी, ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, और मतलब जिनसे भी मैंने पूछा बोला कि ये क्वेश्चन तो हमने सही किया है, और कॉन्फिडेंट होकर बोला एकदम चौड़ी छाती के साथ में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये बस ये पूछ रहा है कि इथेन के अंदर 2 कार्बन के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड होगा। तो इथेन में आप जानते हो कि सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड, तो सारे सिग्मा हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि 1 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो 1 सिग्मा बॉन्ड किसमें? थर्ड में, तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड। फिर इथीन की बात करें, इथीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि 1 सिग्मा 1 पाई। तो इथीन में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई, ये रहा बी का फोर्थ, ठीक है। इथाइन की बात करें तो इथाइन में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C, 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ये रहा फर्स्ट। और कार्बाइड की अगर हम बात करें कार्बन मॉलिक्यूल की, C2 की, तो C2 के अंदर आप जानते ही हो क्या होता है? C2 के अंदर आपका होता है 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा क्या बोल रहा हूँ, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके इस तरह से, है ना। तो ये इससे हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड सेकंड वाले से। तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, और डी का हो जाएगा इसके अंदर आपका फर्स्ट, और सी का 2। ओके, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। सही आंसर क्या है? 3। तो बॉन्ड पहचानने थे आपको, और काम आपका यहाँ पे खत्म हो जाता। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं जी। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू फॉर 3 गैसेस A B C इन वाटर इतना,
ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस ऑफ वाटर। ओके, तो जैसा कि हम पढ़ते ही हैं, आपको मालूम ही है कि जब भी हम हेनरीज लॉ की बात करते हैं तो कैसा पड़ता है फॉर्मूला, क्या पढ़ा था अपन ने, निकाल लो सॉल्यूशन चैप्टर नोट्स में। तो पी गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू टाई ऑफ गैस। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताइए, हेनरीज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन चैप्टर निकाल लो, सॉल्यूशन का नोट्स निकाल लो मेरे, उसमें मिल जाएगा आपको जब अपन हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा वैल्यू KH की होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे देखो आपको ABC दे रखा है, A के लिए कितना है 145, B के लिए -10⁻⁵ और C के लिए इतना। सबसे कम वैल्यू की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी बताइए, सबसे कम कौन है, B। उससे कम किसकी होगी 35 यानी कि C। उससे कम 145 यानी कि A। तो आंसर हो गया आपका सेकंड। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई माथा फोड़ी नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी 79, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम, इतना बेरिलियम का दे रखा है। ओके, याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था नील्स बोर की थ्योरी। और नील्स बोर की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो नील्स बोर ने एनर्जी का बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दिया था जो आज तक माना जाता है, En = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी का यूज करना है आपको। हीलियम का दे रखा है, बेरिलियम का निकालना है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा जी, रेशियो लेना पड़ेगा। और क्या करना है, रेशियो के बिना काम नहीं चलेगी। तो चलाते हैं इसको, दैट इज E ऑफ हीलियम प्लस अपॉन E ऑफ बेरिलियम 3+। तो E की वैल्यू क्या है, ये रख दो इसको। हाँ, एक चीज और, हीलियम के लिए Z दे रखा है, मतलब Z होता है कितना 2, और N दे रखा है आपको 1। और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के लिए Z कितना होता है 4। हाँ, और N दे रखा है कितना 2। बस अब रेशियो निकल जाएगा। तो लाइन खींच देते हैं, इसको थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं, इसको कर देते हैं जी, कहाँ करें इसको, इसको कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जब हमने इसको इस तरह से किया तो देखो -13.6 Z कितना है हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन N1 तो 1 का स्क्वायर। बेरिलियम के लिए -13.6 Z कितना है 4 का स्क्वायर और N क्या 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13.6 से 13.6 गया, यहाँ गया और क्या, और जब गया तो क्या बचा अपने पास में, ऊपर बचा मेरे पास में 4/1 अपॉन नीचे क्या बचा 16/4। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+, जो कि कितना है -x जूल्स दे रखा है ना, देखो ये रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो बहुत इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया, नील्स बोर की एनर्जी का फॉर्मूला हमारे काम आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 80, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो टाइप कर देना और जो डाउट है वो लिख देना, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा और हो सके तो डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी। ई नॉट वैल्यू दे रखी है आपको, नहीं देने की पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3+ Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन Cr+3 और +2। ओके, तो Mn3+2+ की वैल्यू जो होती है ई नॉट, इन दोनों से ज्यादा क्यों है। ओके, चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं Fe की बात कर लेते हैं, Fe जो 3+ होता है, Fe2+ आपका होता है 3d6 4s0, और Fe+3 होता है 3d5 4s0। तो D5 से अपन D6 में जा रहे हैं, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, ज्यादा कमी होगा इसका। Cr+2 की बात करें तो 3d24 का ना, 3d4 4s0, इसका देखो कितना होता है, दैट इज 3d3 4s0।
Mn की बात करें Mn+2 की तो 3d5 4s0, और +3 की बात करें तो 3d4 4s0। हाँ, तो इसका ज्यादा होगा। देखो D4 से आप D5 में जा रहे हो, अगर आप D4 से D5 में जा रहे हो मतलब यू आर कन्वर्टिंग द स्पीशीज फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल कंडीशन। D5 तो हाफ फेल्ड कंडीशन हो गई ना, ये तो स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप लिख सकते हो D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो D विल बी द राइट आंसर, सॉरी 3 विल बी द राइट आंसर। आंसर 3 सही हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि नोट की वैल्यू भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है यार, क्या दिक्कत। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। हाँ जी 81, द reagent with which glucose does not react। तो ग्लूकोज इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो बड़ा ही अच्छा सा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक एल्डिहाइड भी होता है, और एल्कोहल ही एल्कोहल भरे होते हैं, बहुत ही जबरदस्त एल्कोहल है ये। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से, ठीक है, या फिर इसको एच कर लो, यहाँ पे ओ एच कर लो, और यहाँ पे एच रहने दो, इसको एच कर लो इस तरह से, ओ एच। ओके, अब चूंकि यहाँ पे इसके पास में एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड का टेस्ट सबसे बेस्ट कौन सा होता है, टॉलेंस। ये तो रिएक्ट करेगा। अगर ए रिएक्ट करेगा, हमको क्या ढूंढना है, डज नॉट रिएक्ट, और ए तो रिएक्ट कर रहा है, तो ए को काट दो, सेकंड गया, सेकंड तो गया। HCN रिएक्ट करेगा, याद करो वो दिन जब हमने बताया था कि जब भी CHO के साथ में HCN रिएक्ट करता है क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, OH और यहाँ पे CN, ये भी रिएक्ट करेगा, तो C को भी काटो, ए गया, और हाँ ये गया, फर्स्ट सेकंड गए। और फिर हम बात करते हैं NH2OH, तो NH2OH भी रिएक्ट करता है, आपको पता ही है। जो C डबल बॉन्ड OH है, जब ये हाइड्रोक्सिल एमिन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बाहर निकल जाता है, H2O, और बनता है आपका ऑक्साइम, तो ये भी रिएक्ट करेगा, D, तो D को भी काटो, ये गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। मतलब शिफ्ट रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता, और NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट ये भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि शिफ्ट किससे रिएक्ट करता है, याद करो एमीन वाला चैप्टर उसमें बताया था मैं रिएक्ट करके, तो शिफ्ट उससे रिएक्ट करता है। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छा इजीली पहचान लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और रिएजेंट की मैं हमेशा लिस्टिंग करवाता हूँ, कम से कम 50 से 60 रिएजेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले उसकी तो मैं लिस्टिंग करवाता ही करवाता हूँ, और बताता हूँ कि ये रिएजेंट किसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। टॉलेंस जैसे किसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि ये इससे रिएक्ट करेगा। टॉलेंस होता है एल्डिहाइड के लिए, वो कीटोन से भी रिएक्ट नहीं करता। तो इस सब मैं लिस्ट बनवाता हूँ, तो नोट्स में चेक कर लेना, मिल जाएगा। 82 गाइस, 82 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उनमें से टाइप कौन सा है। ओके, टाइप मालूम पड़ गया मेरे को, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए NO2 है ना, NO2 मैंने आपको बताया था कि NO2 जो होता है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए प्रेफर करता है। क्यों, इसके पास दो डोनर ग्रुप है, एक बार तो ये डोनेट कर सकता है इस फॉर्म में, नो डाउट, और एक बार ये डोनेट करता है इस फॉर्म में, है ना, तो लिंकेज शो करेगा, तो लिंकेज से मैच कर दो उसको, ए का हो जाएगा 2। अभी देखो ये आयनाइजेशन, SO4 जब बाहर जाएगा तो Br अंदर आ जाएगा, तो आयनाइजेशन हो गया ये, बी का थर्ड, ए का 2 बी का थर्ड, तो ए का 2 बी का थर्ड, ये हो गया फर्स्ट। सी देख लो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो और दो इस तरह से आपको एक साथ चपक के मिल जाएं कॉम्प्लेक्सेस, दो बड़े बड़े के चपक के साथ में है, तो वो हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और पानी जहां दिख जाए वो तो यार हाइड्रेट होगा या फिर सॉल्वेट होगा, तो हाइड्रेट मतलब सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट आंसर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन में इससे सिंपल क्वेश्चन क्या लोगे, ठीक है। 83, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको मालूम ही है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए किसके अंदर मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है कहीं पे, वहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी, तो आपको बताना था। तो लिस्टिंग करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन।
अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिख दिया ना, आसान, काम खत्म। इसका होता है 3 1s2 2s1 1s2 2s1। बेरिलियम का देखो 4 होता है, तो 1s2 2s2। इसका 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। इसका 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। इसका 7 होता है, 1s2 2s2 2p। तो नाइट्रोजन तो देखो पहली बात तो P3 स्टेट में हाफ फिल्ड हाईली स्टेबल, तो सबसे कम इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम निकालेगा ये, निकालेगा ही नहीं पहला इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं। क्यों? हाफ फील्ड स्टेट आ गया P3। लिथियम सबसे पहले निकालेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो लिथियम का हो जाएगा, उसके बाद में उससे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम मत कर देना, बोरोन आएगा। क्यों? P1। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, ना कि S से, क्योंकि S कंप्लीटली फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, समझ रहे हो ना? इसलिए लिथियम के बाद आएगा बोरोन। पूरा लिखवाया मैंने, ट्रेंड ट्रेंड सॉरी, जो जो भी ये एक्सेप्शंस होते हैं सब लिखवाया था मैंने, नोट्स चेक कर लेना फटाफट, कहीं तुम गाली देने लग जाओ कि सर आपने पढ़ाया नहीं। सी की बात करते हैं, तो सी के अंदर देखो, हाँ तो फिर तो सी आएगा और लास्ट में आ जाएगा ज्यादा नाइट्रोजन। तो कहाँ दिख रहा है ये रहा, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था और आपने किया। चलिए जी, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है आई थिंक, नहीं वैसे एक दो क्वेश्चन और आए थे, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली आ गई है। ओके, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 mm HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted. ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ में? आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो जी HCl के साथ में। तो पहले रिएक्शन लिख लो, NaOH plus HCl gives out NaCl plus H2O। रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस है। अब ये मास पूछ रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले रिएक्टेंट निकाल लेता हूँ, मतलब सबके मोल्स। तो 1 ग्राम आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब दे रखा है तो मोल निकालो ना यार। N ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अपॉन 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट। तो ये आ जाएगा कितना? 0.025। HCl का देखो वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो अपन वो भी निकाल सकते हैं, अपन मोल्स ऑफ HCl निकाल सकते हैं, जो कि होता है वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलैरिटी, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 0.75। तो कितना आंसर आएगा? ये आ जाएगा आपका 0.01875। ये मोल्स आ गए, तो दोनों के मोल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए क्या होगा। अब आपको बोल रहा है कि कितना मास अनरिएक्टेड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो मतलब इसने साफ साफ क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है यहाँ पे? एक्सेस रिएजेंट। तो HCl क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट अगर है तो एक्सेस में से एक बार लिमिटिंग को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा जितना पार्ट अनरिएक्टेड रह गए, जितने मोल्स अनरिएक्टेड रह गए। ओके, तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? टोटल मोल्स आएंगे NaOH के, दैट इज 0.025 माइनस 0.01875, तो आ जाएगा 0.0675 के आसपास। ये मोल्स आ गए, और जैसे मोल्स आए आप मास निकाल सकते हो। तो W ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? ये मोल कॉन्सेप्ट है पूरा, वही बेसिक वाला, दैट इज मोल्स ऑफ NaOH इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो ये आ जाएगा जी आपका 0.0675 इंटू 40। और जब इसको आप करोगे, और चूंकि वेट इसमें ग्राम में नहीं चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, तो वो भी कर देना, क्या बोलते हैं, 1000 से वो भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 250 mg। सेकंड विल बी द राइट आंसर। है था कि नहीं इजी? तो मोल कॉन्सेप्ट अगर आप लगा देते हो उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि फिर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, तो ग्राम में आंसर आएगा, उसको आपको mg में कन्वर्ट करना है। तो मैंने शायद डिवाइड बोल दिया था, आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है।
चलिए जी 85 क्वेश्चन चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है कि रिएक्शन आपको दे रखी है, ये रहा 2A से बन रहा है BC, ओके, KC दे रखा है एट द गिवन टाइम कंपोजिशन, ABC की कंसंट्रेशन सेम है सबकी, ओके, और आपको बताना है कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, इक्विलिब्रियम पे जाएगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, या किस में जाएगी, ओके ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। अब याद करो विदिन कि हम डायरेक्शन, किसी भी रिएक्शन का अगर आपको डायरेक्शन पता करना हो तो क्या यूज करते हैं, रिएक्शन कोशेंट यानी कि QC, और QC हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। अब सब कुछ सेम है तो सारी वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर, सब कट गए, आंसर क्या बचा 1। और अगर आंसर 1 बचता है मतलब QC क्या है, बड़ा है किससे, KC से, क्योंकि KC का तो माइनस में दे रखा है, और जब QC KC से बड़ा होता है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, बोलो, बैकवर्ड, आंसर थर्ड, था कि नहीं इजी। चलो तो रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश करना था आपको QC और KC के बीच में, तो हो जाता। 86 देखते हैं, गिवन बिलो द सर्टेन कैटायंस दे रखे हैं आपको बताना है यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस 0 से 6th ग्रुप के अंदर कौन सा होगा, ग्रुप में अरेंज करना था, तो नोट्स निकाल लो क्वालिटेटिव एनालिसिस का, उसमें मैंने सारे ग्रुप बता रखी है किस कौन से ग्रुप में कौन आता है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 ग्रुप में कौन आता है, NH4 प्लस अमोनियम, फर्स्ट में कौन आता है, लेड, लेड और Hg, है ना। सेकंड में कौन आता है, सेकंड में इसके अंदर आता है आपका Cu, Cu2 प्लस, ठीक है। थर्ड में क्या आता है, एल्यूमिनियम, है कि नहीं। और जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या आता है आपका कोबाल्ट, फिफ्थ में बेरियम, और सिक्स में मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये 6 के अंदर आ गया, तो मैग्नीशियम जो है आपका 6 के अंदर है तो लास्ट में आएगा, तो ई लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो थर्ड कट गया, फोर्थ कट गया, तो एलिमिनेशन यूज किया करो, ठीक है। और बेरियम फिफ्थ में अंदर आता है, तो सी ई के पहले क्या आएगा, सी, ई के पहले यहाँ पे डी आ रहा है तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ में आ रहा है और डी जो है आपका वो फोर्थ में आ रहा है, देखो, ठीक है। इस तरह से चेक कर लो आप, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे मैंने लिस्टिंग करवाई थी, तो लिस्ट में से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। मैं कह रहा हूँ ना, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं किया है। जिन लोगों ने नोट्स अच्छे से पढ़े थे उन्होंने मुझे रिव्यू दिया कि सर पेपर सारा नोट्स में से आया, तो उनकी मैं शब्द बोल रहा हूँ, मैं खुद मन से नहीं बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reactions respectively are A and B, ठीक है। अब ये जो दोनों रिएक्शंस आपको मिली है, ये है चैप्टर हेलोएल्केन हेलोअरीन्स, और अल्कोहल भी जोड़ सकते हो, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन कैसे करें, तो उस टाइम पे अपन PCl3 PCl5 इनका यूज करते हैं। तो जब भी अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट करता है तो RCl तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, याद है, जो कि वीक एसिड होता है। और अगर आपने PCl5 यूज किया तो RCl बनेगा, HCl बनेगा, और साथ में क्या मिलेगा, POCl3, तो फोर्थ विल बी राइट आंसर, ओके। तो जो लोग भागते थे रिएक्शन करने से, मत भागो, देखो रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर्मेट चेंज कर दिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6 करंट, अच्छा करंट दे रखा है आपको, मास पूछा है आई थिंक, अच्छा मास पूछ रहा है, W ऑफ कॉपर आपसे पूछ रहा है, करंट आपको दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको T, ठीक है जी। मास निकालना है तो बताओ कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडेज लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पे लगेगा, मैं साथ में आपको कंटेक्स्ट भी दे रहा हूँ, फैराडे का फर्स्ट लॉ लगेगा, और फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार W किसके इक्वल होता है, ZIT, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ये पढ़ा था अपन ने। तो I दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो बस कुछ नहीं हो जाएगा, W बराबर
63/2 इंटू आई कितना है 9.6487 इंटू 100 और 96487, लेकिन 96500 होता है। अरे टू भी प्रेसाइज 96487 होता है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा देख लो। यहां से इसको हटाया अपन ने, हटाओ यहां से, तो नीचे आ जाएगा 4 ना 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10⁴ 10⁴ 2, तो इससे तो पूरा कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10⁴ आया और 63/5 कितना होता है 31.5 और तो 31.5/100, यहाँ से इसको हटाया आपने तो कितना आंसर आ गया, इट इज 0.315। सेकेंड आंसर आ गया जी, आपके सामने सॉल्व कर दिया। ओके, इजी था, इजी था, इजी था, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। 89, the plot of osmotic pressure versus concentration for a solution gives a straight line with slope इतना, temperature at which the osmotic pressure measurement is done is okay। तो आपको प्लॉट दे दिया है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का प्लॉट आपको दे दिया है, और हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई का फॉर्मूला क्या होता है CRT, पाई इज इक्वल्स टू CRT, और इसको उन्होंने लिख दिया इस तरह से π/C इज इक्वल्स टू RT। ओके, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना 25.73। तो चलो सॉल्व कर लेंगे यार, डरते हैं क्या अपन, तब जब सब कुछ पढ़ा हुआ है अपना तो अपन डरेंगे क्या इससे। चलो तो देखते हैं, तो 25.73 इज इक्वल्स टू RT में R की वैल्यू गिवन है ये रहा, तो 0.083 इंटू टी पूछ रहा है, तो इसको आप देख लो 25.73/0.083, ये टी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन टी की वैल्यू किस में आएगी, केल्विन में, और केल्विन में अगर आएगी कितना आ जाएगा केल्विन में 310 आ जाएगा। 310 केल्विन आएगी, लेकिन सर ऑप्शन ही नहीं है तो केल्विन में, अरे सेल्सियस में तो है, तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो ना। कैसे करते हैं, आप कर सकते हो उसको माइनस करके, यानी कि 310 माइनस 273 273 कितना आएगा 37 डिग्री। अरे आ गया ना आंसर फर्स्ट वाला, ये तो आ गया रे, आ जाएगा ऐसे ही, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से उन्होंने प्लॉट के साथ जोड़ा, तो प्लॉट बनाना नहीं है इसके अंदर, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, टेम्परेचर निकालना था। अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 90 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, ओ माय गॉड। चलो देखते हैं इसको। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके पास में है आयोडोप्रोपेन दे रखा है, दिस इज आयोडोप्रोपेन। इसके अंदर आपने जैसे ही NaCN डाला तो CN रिप्लेस करेगा इसको, और आपको मिलेगा ये, इसको हम कहते हैं साइनोप्रोपेन, या फिर आपको ब्यूटेन नाइट्रेट भी बोल सकते हो उसको। फिर क्या डाला इसके अंदर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया आपने इसके अंदर, इसके अंदर किया गया है OH- के प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं पीएच तो क्या बनता है CH2NH, नहीं एक सेकंड गलती कर रहा हूं मैं, अमाइड बनता है ना यार, उल्टा लिख दिया, ये तो बाद में बनेगा। इससे आपको मिलेगा अमाइड C+NH2, ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। फिर क्या डाला जी इसके अंदर NaOH-B2, ये आपका A था, ये आपका B बन गया, और B में हमने डाला NaOH-B2 Br2। अब याद करो वो दिन, ये अमाइड है 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड की रिएक्शन जब आप NaOH-B2 से करवाते हो Br2 से, तो कौन सी रिएक्शन है ये, बताओ बताओ। ये है आपका हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एमिन वाला चैप्टर खंगाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी पता लग जाएगा। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया इसके अंदर आपका हॉफमैन के थ्रू आप एमाइड को केवल एमिड में कन्वर्ट करते हो, यानी कि ये बन गया आपका NH2C। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनामीन या फिर प्रोपाइलामीन। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, है कि नहीं सिंपल। तो मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, अगर आपको पता है कि किससे क्या कन्वर्ट होता है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपकी चीजें गलत करने का कोई कुछ भी चांस था, नथिंग। तो फिर इसी बात पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर बताना है। अच्छा
3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, गलत है। ओजोन केवल 2 ही स्ट्रक्चर तो बनाता है यार, 3 कब से बनाने लग गया? 2 ही तो बनते हैं। BF3 है नॉन जीरो डाइपोल, गलत है, जीरो होता है इसका तो। F स्ट्रक्चर देखो, जीरो हो गया ना, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया फ्लोरीन की तरफ। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, गलत है रे। कैसे गलत है? प्रूफ कर देते हैं रे। NH3 कैसा होता है? NH3 कैसा होता है फिर? दोनों में फर्क क्या है? हाइड्रोजन का तो फर्क है, फर्क है। देखो देखो देखो, डायरेक्शन देखो। हाइड्रोजन चूंकि नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो सारा इलेक्ट्रॉन उसकी एक तरफ आ गया इस तरह से। लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसका ज्यादा है NH3 का, इसलिए गलत हुआ। 3 केमिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर, कार्बन के 3 बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। देखो ये इधर आ गया, ऊपर चल जाएगा इस तरह से। उसके बाद में ये इधर आ जाएगा, ये इधर वापस चल जाएगा। बनेंगे नहीं 3, इसलिए सही आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है जी। 91 क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसमें कंफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए। 92 स्टेटमेंट आ गया है, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक। जब भी मैं कोऑर्डिनेशन का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पहली चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स में होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जिसमें ऑल लिगेंड्स आर सेम। ठीक है, तो इसमें तो है ही, तो सही स्टेटमेंट है ये। और हेटेरो का मतलब मोर देन 2 लिगेंड्स। ठीक है, तो इसलिए इसमें दिख रहा है मुझे NH3Cl2, ये सही है स्टेटमेंट 2। कॉम्प्लेक्स NH3 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, सही है, वेरी गुड। और इसमें 2, बिल्कुल ये भी सही है। तो बोथ 1 and B इज करेक्ट। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन ए ही होगा इसके अंदर 1, जो कि सही ऑप्शन होगा। 93 जी, ऑर्गेनिक एल्कीन है। एल्कीन से बोल रहा है कि एल्कीन के अंदर हमने डाल दिया है KMnO4, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो पी क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो भी एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड OH, तो डबल बॉन्ड O, और ये OH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नो नो मैकेनिज्म, नथिंग। हमने क्या चीज सीखी थी, नोट्स चेक कर लेना, कि एल्कीन में जब आप KMnO4 डालते हो, KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ में अगर एसिडिक मीडियम डाल रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, इस तरह से। 94 क्वेश्चन, द पेयर ऑफ lanthanide ions which are diamagnetic। डायमैग्नेटिक वही lanthanide ions होंगे जिनके पास में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। यानी कि एक तो सीरियम होगा इसके अंदर, सीरियम+4 के पास में n की वैल्यू 0 होती है, और ये ट्रिपियम होगा, इसमें भी n की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो 1 आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और मैंने जब डी ब्लॉक आपको पढ़ाया था, डी और एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के अंदर देख लेना, मैंने सबके लिखवाए थे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी में होने के बावजूद मैंने लिखवाया था ताकि ये शिकायत नहीं हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं आखिर में, एनसीईआरटी देखते नहीं है, केवल नोट्स देखते हैं, तो जो जो नोट्स में होगा वो पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया था। तो उसका फायदा मिला कि नहीं मिला, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन इतना इतना इतना। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही बढ़िया, सॉरी केमिकल नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
आयनिक और केमिकल दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। पहली बात तो हमको रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को देखने के बाद में मैं आराम से केसी निकाल सकता हूँ। तो पहला काम मैं करूंगा, केसी निकालूंगा। अब केसी जब मैं निकालूंगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। अब आपको दिख रहा है सबकी वैल्यू गिवन है अपन को, NO क्या है, N2 O2 NO, तो वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁻³ 4.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। 10⁻³ तो सब कुछ कट गया दोनों, क्योंकि होल स्क्वायर थे। अब 3 इंटू 4.2 अपॉन 2.8, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, बोलो बोलो, या ऐसा आ जाएगा 1.6। हाँ 1.6 आएगा, केसी आ गया हमारा 1.6, जो डेटा गिवन था उससे। अच्छा हो गया क्वेश्चन? अरे कहाँ हो गया क्वेश्चन, देखो ना आगे पढ़ो। इफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स ऑफ NO इज टेकन इन क्लोज वेसल, व्हाट विल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा NO। अच्छा, तो इनिशियली आपको दे रखा है 0.1 मोल ऑफ NO, तो आपको बताना है कि NO का अल्फा कितना होगा। तो बड़ा ही थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी डाल दी इसके अंदर इन लोगों ने। NTU तो भैया NT है, प्रणाम ही करना चाहिए NTU को। तो क्वेश्चन 2 देखो, तो रिएक्शन हमारे पास में है 2NO N2 प्लस O2। तो जब टाइम आपका 0 है तब ये कितना है 0.1 मोल, और ये तो 0 है ही। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो ये बन गया 0.1 अल्फा, ये बन गया 0.1 अल्फा, और ये कितना बन गया 0.1 1 माइनस 2 अल्फा। ये अल्फा वगैरह कैसे निकालते सब सिखाया था मैंने, है कि नहीं? तो वहां से देख चेक कर लेना एक बार, सब सिखा चुका हूँ मैं। इसके अंदर मैंने कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस करवाई थी आपको, वो भी टफ वाले, कि कैसे हम इस तरह से अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है? तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो भाई केसी निकालते फिर। अब जो केसी आएगा आपका, दैट इज वही N2O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर। तो N2O2 की सारी वैल्यू रख दो, 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा अपॉन 0.1 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। ये दो दे रखे अपने को। अब देखिए 0.1 कट गया सबसे, क्योंकि स्क्वायर था, तो बचा क्या अपने पास में, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। वो भी किसके कोल आ गया, 1.6 के। केसी कितना है 1.6। देखो तो इस तरह से जोड़ सकते हैं अपन इसको। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है। तो बाकी का यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, तो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। पेन अगर चेंज करता हूं मैं तो लाल ले लेते हैं, लाल। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6। अब दोनों तरफ रूट ले लो, रूट लेते क्या मिलेगा आपको, अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1.6 का कितना होता है रूट, 1.26, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 1.26 माइनस 1.2 कितना होता है, तो एक एक 5 और तो 2.56 अल्फा। तो थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा, अब इस अल्फा को उठा के यहाँ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 2.52 अल्फा और 1 अल्फा कितना हो जाएगा 3.52 अल्फा इक्वल टू 1.26। तो अल्फा कितना हो जाएगा 1.26 अपॉन 3.52, यानी कि डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा तुम्हारा 0.35 अल्फा। लेकिन हमारे पास एनओ कितने हैं, 2। अगर एनओ 2 है तो हमको 2 अल्फा करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 0.35 ये हो जाएगा तुम्हारा 0.7, ये आंसर आ जाएगा। इसमें है फोर्थ वाले में, काम खत्म। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, मानता हूं थोड़ा सा इसमें टाइम लगता आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था ये।
आराम से केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा के केसी वेसी निकाल के रिलेट करके अल्फा आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन देखते हैं जी। कंपाउंड दे रखे हैं आपको ए बी सी, और जिसमें ए का दे रखा है 32%, बी का दे रखा है आपको 20%। अच्छा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है ये आपसे। ओके जी, निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, इनकी मन की मुराद को पूरी करते हैं। तो ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए है 32 ग्राम, परसेंटेज को ग्राम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैं सिखाता हूँ हमेशा। एम्पेरिकल फॉर्मूला जब भी निकालो परसेंटेज में गिवन है तो ग्राम ले लो, नथिंग विल बी चेंज। 20 और सी का दे नहीं रखा, लेकिन ऐड करके हम 100 से निकाल लेते हैं। तो 32 और 20 कितना हो गया, 52, और 100 में से 52 गए तो 48। तो ये हो जाएगा। अब देखो सबके मास भी दे रखे हैं, ओके, तो अपन मोल निकाल सकते हैं ना, मोल निकालो। मोल हो जाएगा आपका 32/64, ये 20/40, ये 48/32, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2। चलो रेशो ले लेते हैं, तो ए रेशो बी रेशो सी, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 रेशो 1/2 रेशो 3/2। अब नीचे चूंकि 2 सेम है तो 2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1:1:3। तो क्या है फॉर्मूला, ए बी सी 3, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंडों में होने वाले सवाल इस बार दिए थे आपको, तो बहुत सारे बच्चों ने किए, तो मुझे काफी अच्छा लगा रिव्यू सुनकर कि सर केमिस्ट्री जो आपने पढ़ाई थी उसमें से आई नोट्स में से, ये सब हमने नोट्स में किया था, सारे प्रैक्टिस की थी। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे हमने प्रैक्टिस करी। 97 देख लेते हैं, 97 देखते हैं कहां से आया, अलग से कि बाहर से। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल, वर्क डन पूछ रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। ओके, मोल दे रखे हैं आपको 1 मोल, हाइड्रोजन गैस दे रखा है, टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर P1 दे रखा है 20, और P2 दे रखा है आपको 10। अच्छा, वर्क डन निकालने के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें प्रेशर में चेंज आ रहा हो। ठीक है, नोट्स निकाल लो थर्मोडायनेमिक्स के, और उसमें एक फॉर्मूला है, आइडेंटिफाई करो उसको। W इक्वल्स टू -2.303 nRT, उसके बाद में log P1/P2, तो -2.303, n कितना है 1, R कितना है ये रहा 2, T कितना है 25 सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन, 298 इंटू लॉग P1 कितना है 20, P2 कितना है 10। हो गया सॉल्व, ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स, लॉग 2 की वैल्यू डाल देना, आंसर कितना आएगा माइनस में 413.14 कैलोरीज। सेकंड वाला आंसर आ गया, है कि नहीं इजी, बताओ। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि बस वैल्यूज पुट करनी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। वेरी गुड। 98 जी, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, अरे लिख भी दिया है तो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ, अच्छा कौन सा एसिड डाला है जिससे कि Fe2+ का हाइड्रोलिसिस ना हो, तो एक ही एसिड डालते मैंने लिखवाया था, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। कहां है ऑप्शन में, ना 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 ना, ये रहा फोर्थ। अगर आप चाहते हो कि मोर सॉल्ट में से जो Fe2+ आयंस निकल रहे सॉल्यूशन में उसका हाइड्रोलिसिस ना हो, तो आपको उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतने से इतना। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, और वही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे जो हमने ये भी यूज किया था थोड़ी देर पहले ही। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, अभी बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, तो इनिशियल रेट कितनी है 1,
और फाइनल रेट कितनी है, K1 का 4 टाइम्स, तो 4 K1। तो बस जी करना कुछ नहीं है, आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, और जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा log 4K1 अपॉन K1, तो K1 से K1 कट जाएगा, ये निकालना है 2.303। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आ गया जी आर 8.314, तो 8.314। अब एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, 8.314 दे रखा है जूल्स के अंदर, चाहिए किसमें आंसर, किलो जूल देखो, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ये भूल मत जाना। टेम्परेचर दे रखा है कितना, 2757, यानी कि 1/27 मतलब 300, 57 मतलब 310, 310 340। ओके, तो बस निकाल लो, ये बराबर हो जाएगा, ये तो log 4 हो गया, log 4 की वैल्यू दे रखी है 0.60221 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू, इसको देखो अब ये आ जाएगा तुम्हारा, हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 300 इंटू 340 अपॉन 340 माइनस 300। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा कितना, वो भी किलो जूल में 38.04, ये आंसर आएगा आपका 38.04 किलो जूल में, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉल्व करने के बाद आपका आंसर नहीं आता है तो फिर मुझे बताना कमेंट करके, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नीट पेपर, आपको बताना है AB क्या है इसके अंदर। अब देखो, ये हमने पढ़ा था कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन आप करवाते हो PBr3 के अंदर, तो OH हट जाता है और वहां पे ब्रोमीन आ जाता है, तो ये बन गया A। ठीक है, और जब इसी के अंदर आप डाल दोगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन, तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां से H रिमूव करेगा, तो क्या बाहर निकल गया, HBr। कौन सा रूल लगाएगा, ये सिट्जेफ का रूल भी बता रहा हूँ साथ के साथ, सब पढ़ाया हुआ है, ये बन जाएगा B। कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 1। ठीक है जी, तो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन ये छोड़ दो, कौन सा वाला, कहाँ गया, इस क्वेश्चन को, हालांकि ये मेथोडोलॉजी सब कुछ सेम ही है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है, तो इसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में से थे। कोई भी मेरा स्टूडेंट जो मेरे क्लासरूम में पढ़ता है नहीं बोल सकता कि सर आपके नोट्स के अलावा कोई क्वेश्चन आया हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। नीट का पेपर खत्म हो गया फाइनली, जो मेरा कमिटमेंट था वो मैंने पूरा कर दिया है। और किसी भी तरह का डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको लग रहा है कि ये सर ने आंसर गलत दे दिया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, भले गलत होगा नहीं, मैंने खुद पहले पेपर सॉल्व किया था फिर मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो और जो भी मैंने एनालाइज किया था कि नोट्स में से आया कि नहीं आया, तो वो सब चेक करने के बाद ही मैं आपको कमिट किया, और मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आंसर बिल्कुल सही है, सारे सॉल्यूशन सारे बिल्कुल ऑथेंटिक है, डोंट वरी अबाउट इट। और मुझे भी कम से कम 9 से 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा दिया मैंने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर के गलत होने का चांस ही नहीं है, तो आप मुझे आराम से मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट। ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं कुछ और लेके आऊंगा, प्रैक्टिस सेशन अपन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मैं प्रैक्टिस करवाना आपको शुरू करूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, और जो काउंसलिंग सेशन है वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो जिनको भी इन सॉल्यूशन की जरूरत हो उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको जरूरत हो आप देखिए, जेई का मैं पहले से डाल चुका हूँ, तो जो जेई स्टूडेंट है जो आपके फ्रेंड सर्कल में है उनको शेयर कीजिए आप, और आंसर देखिए, बेनिफिट लीजिए। ठीक है, लाइक शेयर बिल्कुल कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना हो सके तो। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द वेरी बेस्ट। और बैचेस में स्टार्ट कर चुका हूँ, तो अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द वेरी बेस्ट।